हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइटिंग स्किल्स का जो यूनिट नंबर 5 है, इसका कुछ जो टॉपिक है या कुछ कॉन्सेप्ट जो जो हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये सभी देख लिया था कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, हमारा राइटिंग स्किल्स किस तरीके का होना चाहिए, जो हमारा एक टेक्निक होता है नोट्स बनाने का वो किस तरीके का होना चाहिए, साथ ही हम नोट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, इन सभी को हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। साथ में पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग, इन सभी को काफ़ी हमने डीपली वे में समझा था और इन सभी को हमने क्लियर कर लिया था। तो आई थिंक अगर आपने जो इसका प्रीवियस वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाकर प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। साथ ही प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ से हमें आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना, जो कि हमारा लेटर राइटिंग के बारे में है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जो लेटर है वो या तो फॉर्मल वे में हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल लेटर हो सकता है। इन सभी का पर्पस जो है बनाने का या लिखने का वो अलग अलग है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा लेटर लिखना है, वो फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में हम इसको काफ़ी डीपली वे में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखो, फॉर्मल लेटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फॉर्मल लेटर ज़्यादातर क्या आपके ऑफिसेज में या बोल सकते हैं हमारे जो वर्क प्लेस है जिनके साथ में हमारा फॉर्मल कनेक्शन रहता है, वहाँ पे हम इस तरीके के राइटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, फॉर्मल लेटर्स आर एप्लीकेशन लेटर्स टू एडिटर्स, जॉब रिलेटेड कोरिस्पोंडेंस, लेटर टू एडिटर्स, कंप्लेंट लेटर, सजेशन किसी को देना हो तब उसका लेटर। ये मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा लेटर है, एप्लीकेशन है, किसी जॉब रिलेटेड हो, हमारे एडिटोरियल के बारे में हो, हमारे जो किसी सजेशन के बारे में हो, कह सकते हैं जब हम किसी को फॉर्मल वे में कोई बात बताना चाहते हैं उस कंडीशन में जब हम लेटर लिखते हैं तो वो हमारा होता है फॉर्मल। अब हम अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड सर्कल में अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वो हमारा जाता है इनफॉर्मल, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल इनफॉर्मल वे में उसको लेटर को लिखते हैं जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन नॉर्मल से लैंग्वेज में कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल दे रखा है कि जो फॉर्मल लेटर है वो किस तरीके से लिखा गया है। सबसे फर्स्ट देखो कि यहाँ पे नेम है, एड्रेसेस है, ईमेल आईडी है, देन यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंस नंबर दे रखा है, डेट दे रखा है, नेम दे रखा है। यहाँ पे आप सिर्फ एक वन लुक में या कह सकते हैं आप इसको बस देख सकते हो कि किस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन ये तो आपने देख लिया, बट अगर आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाता है और उस कंडीशन में आपसे कहा जाएगा कि लेटर लिखो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि जो लेटर है वो आप किस तरीके से लिखोगे, आप सब्जेक्ट को कहाँ पे मेंशन करोगे, आप जो इसका रेफरेंस नंबर है, डेट नंबर है, एड्रेसेस है, किसी के ईमेल आईडी, किसी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ आप कहाँ पे शो करोगे। तो इस प्रकार का जो डिटेल होता है जिसका लिखने का एक तौर तरीका होता है, एक बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, गैप होता है या बोल सकते हैं एक उसका प्लेस है जहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को दिखाओगे। तो अब हम इसी को देखेंगे कि इसको आप किस तरीके से लिखोगे। देखो, सबसे पहले क्या है, फॉर्मल जो है लेटर, उसका जितने भी पार्ट्स है, जितने भी पॉइंट्स है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है हेडिंग। अब हेडिंग जो है वो किसी लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या कह सकते हैं जो हेडिंग है उसके द्वारा ही हमें पता चलता है, हेडिंग के थ्रू ही हम ये समझते हैं जो लेटर है वो किससे रिलेटेड है एंड जो लेटर है उसके अंदर क्या बात हो सकती है। तो हम इमेजिन करते हैं, हम पहले से आइडिया लगाते हैं कि जो लेटर है इस बात के बारे में दे रखा है, तो वो हमारा हेडिंग से ही क्लियर होता है। तो अब देखो, हेडिंग में द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द सेंडर कम एट द टॉप ऑफ द लेटर, कि लेटर के टॉप में सबसे ऊपर एड्रेस लिखा जाता है सेंडर का, उसका नाम लिखा जाता है, जो कि इंडिविजुअली किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, किसी फर्म का नाम हो सकता है, जिसके अंदर उसकी सारे नेम एड्रेसेस ये सारे उसमें लिखे जाते हैं, टाइप किए जाते हैं, या बोल सकते हैं कि हम उसके अंदर शो करते हैं। तो ये हमारा एक हेडिंग का पोर्शन हो जाता है जिसमें हम लेटर के बारे में बताते हैं। जैसे आप अगर इसी लेटर का मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ, तो ये जो ऊपर से आप देख सकते हो इंडस्ट्री के बारे में इसका सारा पूरा एक दे रखा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये सारा जो है इसका एक हेडिंग दे रखा है। साथ ही हम एक अगर चाहे तो हम यहाँ पे एक लाइन भी गिवन कर सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है या ये जो लेटर है ये इससे रिलेटेड है। तो उस तरीके का जब हम बात बताते हैं, एक हम उसको पॉइंट देना चाहते हैं, एक बोल सकते हैं कि एक आप आइडिया देना चाहते हो, तो वो हमारा हो जाता है आइडिया और हेडिंग।
जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है रेफरेंस नंबर। अब रेफरेंस नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर विच इज़ स्पेसिफिक टू ए लेटर, कि एक लेटर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। इट हेल्प इन लोकेटिंग द लेटर at a later stage. This number along with date making it is a very specific identity of a letter। जैसे यहाँ पे देखो आप इसी लेटर में ये रेफरेंस नंबर दे रखा है कि रेफरेंस नंबर MC, फिर एडमिशन नंबर, या जो भी इसका जो एक टॉपिक है एडमिन नंबर हो सकता है, एडमिशन नंबर, अगर किसी कॉलेज से रिलेटेड है तो ऑलमोस्ट एडमिशन नंबर ही हो सकता है, किसी जॉब प्लेस से रिलेटेड है तो उसका प्रॉपर एड्रेस होगा। तो ये रेफरेंस रहता है। आप जैसे देखोगे कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, बिजनेसेस में तरह तरह की बुक यूज़ किया जाता है जिसमें हमारा जो डेली का जो वर्क है उससे रिलेटेड काम किया जाता है या उसमें एक एंट्री करी जाती है, तो उसका जो नंबर है वो हर जगह लिखा जाता है कि ये जो चीज़ है ये इस पेज पे गिवन है, तो वो वहाँ से एक रेफरेंस लिया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है रेफरेंस नंबर। सेकंड हमारा डेट। अब जो लेटर लिख रहे, जो एप्लीकेशन लिख रहे, उसमें हम अपना डेट शो करते हैं, दिनांक शो करते हैं कि किस दिन लिखा गया है। इसको हम इस तरीके से लिख के दिखा देते हैं, जो भी हमारा डेट रहता है लेटर लिखने का। अब देखोगे आप, इट कैन बी लेफ्ट अलाइंड और राइट अलाइंड एज पर द फॉर्मेट चूजन। इसमें क्या होता है कि आपने जब अपने लेटर में हेडिंग डाल दिया, रेफरेंस नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया, अब उसके बाद में लेटर का जो इंटरनल पोर्शन है या जो उसका इनसाइड का एड्रेस है वो सारे फिल किया जाएगा। सबसे फर्स्ट है इनसाइड एड्रेसेस। इट इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर, कि लेटर जिसके पास जाना है, मीन्स जो हमारा रिसीवर है जिसको हम लेटर देंगे उसका नेम और एड्रेसेस आएगा। दिस डे ऑर्गेनाइजेशन यूज कवर एनवेलप विद कट एट द प्लेस ऑफ इनसाइड एड्रेस एंड द पेपर इज फोल्डेड इन सच वे दैट द इनसाइड एड्रेस बिकम द आउटसाइड एड्रेस ऑल्सो। आज के टाइम में क्या होता है, जैसे पहले की अगर मैं बात बताऊँ तो उसमें लेटर में क्या होता था, रिसीवर के बारे में प्रॉपर एड्रेस दिया जाता था। आजकल क्या हो गया, जो हम लेटर लिखते हैं तो हमारा लेटर का जो एनवेलप होता है, जो हमारा कवर होता है, हम क्या करते हैं उसके जो साइड में पोर्शन में पहले से ही उसका जो रिसीवर है उसका प्रॉपर बारे में लिख देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा लेटर उसको खोलने की या बोल सकते हैं एक प्राइवेसी बनी रहती है, अंदर के लेटर्स की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम वहाँ से रिसीवर का जो फ्रंट का जो एक नेम है, एड्रेस है, उसको देख के ही पता लगा सकते हैं कि हमारा रिसीवर कौन है और वहाँ तक हम लेटर को पहुँचा सकते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में आएगा, इट इज़ अ ब्रीफ वन लाइन, ये कि ब्रीफली लाइन होता है अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। जो आपका लेटर है उसका जो सब्जेक्ट है, जिससे जो आपका टॉपिक है जिससे रिलेटेड लेटर है उसके बारे में एक सब्जेक्ट लाइन होता है। तो इस तरीके से जो हमारे इनसाइड एड्रेस है उसको हम फिल करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो सब्जेक्ट लाइन में उसमें हम दिखा देते हैं कि जो हमारा जो लेटर है वो हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस जॉब से, किसके बारे में, क्या प्रोडक्ट है। मतलब कहने का मतलब है जो भी हम पर्पस, जिस पर्पस के लिए बता रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट के अंडर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद है सैल्यूटेशन। जैसे आप कहीं को आप जैसे बात जब लेटर लिखते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सर या मैम, जिसको हम रेफरेंस देना चाहते हैं, जिसको हम बताना चाहते हैं। हम अगर इनफॉर्मल लेटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम डियर का, हम मिस का, हम मैम का, इन सभी वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं, डियर हो गया, मिस हो गया, जैसे हम बोलते हैं मैम बोलते हैं, सर बोलते हैं, तो इस तरीके का जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि हम लेटर लिखने से पहले किसी को सम्मान देते हैं, अगर हमसे छोटा था हम उसको लव देते हैं, जैसे कि डियर करके, या उसको हम जिस तरीके से भी हम बताना चाहते हैं, तो वो हमारा जो हमारा जो लेटर होता है उसको हम एक बोल सकते हैं एक तरह से हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये हमारे इसके अंडर आ जाता है। अब देखो कई बार हम नोट डाल देते हैं, जैसे कि दिस डेट इज़ मोर कस्टमरी टू यूज़ मिस फॉर एनी वुमेन मैरिड और अनमैरिड इन प्लेस द। जैसे देखो पहले क्या होता था, जैसे हम लेटर लिखते थे तो वहाँ पे अगर अनमैरिड है तो उसके लिए हम मिस का यूज़ करते थे, और जो मैरिड है उसके लिए हम मिसिस का यूज़ करते थे। बट आज के टाइम में क्या किया जाता है, लेटर में लेडीज़ के लिए हमेशा मिस यूज़ किया जाता है, MS करके, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, ठीक है। तो किसी भी जो वुमेन है उसके लिए हम MS का यूज़ करेंगे, जिसको हम मिस कहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉडी ऑफ द लेटर, कि लेटर का जो अंदर का पार्ट है या अंदर का पोर्शन है उसको हम किस तरीके से फिल करेंगे, उसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। इसके लिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन और ओपनिंग पैरा। उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वेयर यू राइट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड ऑफ द लेटर इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ कोरेस्पोंडेंस, कि आपका जो लेटर है, आपका जो टॉपिक है लेटर का, या आपका जो एक बैकग्राउंड है जो शो करना चाहता है आपका लेटर का, जो भी एक सब्जेक्ट है, जो भी आपका ओपिनियन है बताने का, तो ये जो फर्स्ट चीज़ होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा जो लेटर है वो किससे रिलेटेड है, या हमारे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो हम फर्स्ट वर्ड में देना चाहते हैं वो क्या है।
उसके बाद है डिटेल ऑफ बॉडी एंड मेन पैरा, कि उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच वाला जो हमारा पॉइंट रहेगा जिसमें हम काफ़ी डिटेल्स वे में जो भी कहना चाहते हैं उन सभी को हम मैक्सिमम मतलब कि मिनिमम वर्ड का यूज़ करते हुए आपको बड़ी से बड़ी बात बता रही है, कह सकते हैं कि छोटे से शॉर्ट सेंटेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद होता है कंक्लूजन और क्लोजिंग पैरा। लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, उसको जो पैराग्राफ या जो भी आप राइट किया उसको आपको एंडिंग पॉइंट देना होता है, उसको आपको कंक्लूजन के थ्रू उसको एंड करना होता है। जैसे दिस इज द सेक्शन ऑफ बॉडी वेयर द राइटर फोकसेस ऑन द एक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिसिपेंट ऑफ द लेटर अर्ली रिप्लाई, मतलब कि आप इस तरीके से उसका कंक्लूजन करोगे या कि इस तरीके से क्लोजिंग पैरा करोगे ताकि जो आपका रिप्लाई है, आपका जो फीडबैक है वो तुरंत से तुरंत आपको मिल सके। तो इससे क्या होगा जो आपका लेटर है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, वो एक रिसीवर के मन में आपके प्रति काफ़ी इफेक्टिव वे देगा, या आपका जो एक व्यक्तित्व है, आपका जो एक इम्प्रेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकेगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें क्या होता है, जैसे कि आफ्टर द क्लोजिंग पैरा, जब हमने अपने पैराग्राफ को या जो भी हमने राइट किया उसको जब हम क्लोज करते हैं उसको हम एंडिंग पॉइंट देते हैं। उसके बाद में हम जैसे लिखते हैं, जैसा आपने देखा होगा स्कूल समय क्या होता है, हम लिखते हैं यू आर ओबिडेंटली, या इस तरह के कई सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो सेम ऐसा अगर हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं यू आर सिंसरली या यू आर ट्रूली। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं हमारे लाइफ से रिलेटेड, हम इन सभी को गिवन करते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको हम नाम देते हैं। उसके बाद है सिग्नेचर स्लॉट। सिग्नेचर स्लॉट में हम क्या करते हैं, जो सेंडर है वो अपना सिग्नेचर देता है, अपना नाम लिखता है या अपने बारे में एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो आ जाता है सिग्नेचर स्लॉट में, जो कि मोस्टली सेंडर से रिलेटेड पॉइंट होता है, उससे रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि काफ़ी रिक्वायर्ड भी रहता है। उससे क्या होता है, हमारा जो लेटर है वो एक प्रॉपर वे में रहता है, या कह सकते हैं कंप्लीट वे में रहता है। उसके बाद है रेफरेंस इनिशियल्स, कि उसके बाद क्या है, सम ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द सिग्नेचर ऑफ अदर पर्सनल इन्वॉल्व इंडिकेटिंग और टाइपिंग ऑफ लेटर विच हेल्प देम टू लोकेट इजली इन फ्यूचर हु टाइप। देखो आज के टाइम में क्या होता है, जैसे कि अगर हम चाहें तो जो सिग्नेचर का जो पॉइंट है, जो एक पार्ट है उसमें सेंडर का सिग्नेचर किया जाता है, बट आज के टाइम में क्या किया जाता है, वहाँ पे एक उसके कई ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, सम ऑर्गेनाइजेशन में, जरूरी नहीं सारे ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे किया जाता है कि रेफर सिग्नेचर की जगह पे ये प्रेफर किया जाता है कि किसी का जो टाइप करने वाला पर्सन है या जो लेटर को लिख रहा है उसके बारे में टाइप कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन, ताकि इन फ्यूचर हम ये जान सके कि जो लेटर है वो किसके द्वारा किस बेस पे मतलब किस तरीके से उसको राइट किया गया था। उसके बाद है एनक्लोजर। दे आर जस्ट लाइक अटैचमेंट इन ईमेल में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द मेन लेटर आर लिस्टेड इन दिस पार्ट। इस पार्ट में क्या किया जाता है, जैसे आपने कोई भी लेटर लिखा है उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया जाता है जो कि आपका और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कर्टेसी कॉपीज़। व्हेन कॉपीज़ ऑफ लेटर आर सेंट मोर देन वन रिसिपेंट इट इज़ डिटेल इन दिस पार्ट। कई बार क्या होता है, हम एक लेटर को एक से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म्स में इस तरीके के सिचुएशन आते हैं जहाँ पे एक ही लेटर को आपको कई सारे लोगों के पास में, ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिसीवर है वो एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं जिसे हमें एक साथ लेटर पहुंचाना रहता है, या कह सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें एक साथ ही बहुत सारे लोगों के बीच में फैलाना होता है, हमें उनको देना होता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इज़ रिटन। तो उस टाइम में क्या किया जाता है, उसका नेम और जो भी उसका एक एड्रेसेस है उसको उसमें टाइप किया जाता है। इन द डेज ऑफ यूज़ ऑफ कार्बन पेपर फॉर मेकिंग कॉपीज़, और अगर कार्बन कॉपी का यूज़ किया जा रहा है तो इस तरीके से हम उसका यूज़ करके कॉपी कर सकते हैं। समटाइम्स द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो फॉलोड बाई टू। अब क्या, जैसे कई बार क्या होता है, जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन उसके जगह पे हम टू का यूज़ करते हैं। एंड देन द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ अदर रिसिपेंट्स लाइक द फॉलोइंग। और इस तरीके से ये जो दे रखा आपको एग्जाम्पल के लिए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कर्टेसीज को कॉपी करते हैं, एक ही साथ बहुत सारे रिसीवर के पास एक ही लेटर को हम पहुँचा देते हैं। जैसे कि देखो, आप ईमेल में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, अगर आप कॉलेजेस में हो, या अब स्कूल में तो इनका कम यूज़ किया जाता है बट मोस्टली कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है। और अगर आपने जो आपका जो प्रोग्राम है, अगर आपने एसओल से लिया होगा, आपने डिस्टेंस मोड से लिया होगा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आपके ईमेल पे कॉलेज से रिलेटेड बार बार मैसेज आते रहते हैं। तो उसमें देखो, कॉलेज वाले, अब ऐसा तो नहीं है ना उनके पास लाखों करोड़ों बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं है वो हर एक स्टूडेंट के पास अलग से मैसेज भेजें, तो वो इनका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। उस कंडीशन में वो क्या करते हैं,
एक इन्फॉर्मेशन को टाइप कर लेते हैं। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पे चाहे तो 2 लिख के यहाँ पे जैसा आप नाम देख सकते हो, मिस्टर कमल नागपाल, मिस्टर पंकज दुआ, इस तरीके से जितने भी चाहे लाखों हो, चाहे करोड़ों हो, चाहे 100 हो, मतलब कहने का मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास सभी को एक साथ बिल्कुल एक ही टाइम पे मैसेज को फैला दिया जाता है, भेज दिया जाता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आप हो और आपका फ्रेंड है और आपके साथ में 4-5 ऐसे और स्टूडेंट हैं जो एक साथ ही एक ही कोर्स में इन्वॉल्व हो। तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देना है कोई भी, चाहे आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे आपका बुक लेना हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, मतलब कहने का मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास, वो अगर प्रोवाइड करना तो वो क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन को टाइप करेंगे ईमेल में, और इस तरीके से आपका नाम, आपके फ्रेंड का नाम, आपके सर्कल में जो भी है या ऑल ओवर उनके यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को 2 करके इस तरीके से सेंड कर देंगे। तो ये मोस्टली ईमेल में यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहने का क्या मतलब है। उसके बाद है पोस्ट स्क्रिप्ट। एज द वर्ड इंडिकेट इन द स्क्रिप्ट रिटन आफ्टर द लेटर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या होता है, जो आपका लेटर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द राइटर ऑफ द लेटर रियलाइजेज दैट ही शी हैज़ कंप्लीटेड द बॉडी बट some vital information is left out, it can be written in PS as in the फॉलोइंग एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है कि जब आप लेटर लिख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपने सब कुछ टाइप कर दिया, बट आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि आपका जो कोई पॉइंट है या कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो रह गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देना भी ज़रूरी है, बट आपका वो छूट गया। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, पोस्ट स्क्रिप्ट लिख के नीचे की लाइन में एक, जैसे हम बोलते हैं ना नोट डाल देते हैं लास्ट में, सेम वैसे ही क्या करते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट डाल देते हैं, जिसमें जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है या बोल सकते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है हम उसको गिवन कर देते हैं। जैसे यहाँ से एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग हैज़ चेंज फ्रॉम 11 AM to 3 PM ऑन 17 नवंबर 2015। कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है पोस्ट स्क्रिप्ट में कि एक लेटर लिख के बता दिया है, जो टाइमिंग है वो 11 को बदल के 3 बजे का रख दिया है, जो कि हमारा 17 नवंबर को होने वाला है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो ये पूरा जो पोर्शन किया है ये हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये सारा हमारा था फॉर्मल लेटर का एक पार्ट था, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में क्लियर किया है। तो अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग, कि अब हमारा जो रिपोर्ट है उसको हम राइट कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, टाइप्स रहते हैं कि हम किस तरीके से राइट करें, अपना इंप्रेशन किस तरीके से रखें। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, अगर हम एक शॉर्ट रिपोर्ट को लिखें तो हमारा क्या होता है, एक मेमोरेंडम फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर लिख दिया, डेट लिख दिया, 2 करके हमने बता दिया कि हम किसको ये भेजना चाहते हैं। उसके बाद में हम सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, हमारा इनर पोर्शन पूरा फिल हो जाएगा और इस तरीके से हम पूरे लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये लेटर फॉर्मेट दे रखा है, सारे फॉर्मेट दे रखा है, जिससे जो अभी हमने काफ़ी जो अच्छे तरीके से हमने इसको थियोरेटिकली जो समझा है उसी को आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि किस तरीके से इनको राइट किया जाता है। अब हमारा रिपोर्ट राइटिंग का कुछ फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। जैसे कि देखो, जब आप रिपोर्ट को राइट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शन को काफ़ी केयरफुली पढ़ना है, ताकि जो आपका रिपोर्ट है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करना है, आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, मटेरियल को इंक्लूड करना है, सभी को आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, देन द आउटलाइन ऑफ रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिपोर्ट का जो आउटलाइन है, कह सकते हैं जो प्री राइटिंग होता है, वो आपको प्रिपेयर करना है। देन राइटिंग टास्क इज इन, फिर आपका क्या है, जो राइटिंग टास्क है वो आपका डन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको रिव्यूइंग करना है, एडिटिंग करना, जो भी आप करना चाहते हो उसमें चेंजेस करना चाहते हो वो करना है। आपको ग्रामर, स्पेलिंग, इंप्रेशन, एक्यूरेसी, मतलब अगर आपको कोई भी उसमें चेंजेस करना चाहे, आपके स्पेलिंग से रिलेटेड हो, आपके ग्रामर से रिलेटेड हो, आपका जो भी एक एक्सप्रेशन एक्यूरेसी है ऑर्गेनाइजेशन के कंटेंट को लेके, अगर उसमें आप कोई भी चीज़ चेंजेस करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो ये आप सब इसमें कर सकते हो। उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप राइटिंग ए रिपोर्ट, कि आप रिपोर्ट को एक स्टेप बाय स्टेप कैसे लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग का, कि जिसमें आप प्लान करोगे कि आप रिपोर्ट को कैसे लिखोगे, किसके बेस पे लिखोगे, किसके लिए लिखोगे, तो ये सारे आपके इसके अंडर आ जाएगा। जैसे पर्पसेस ऑफ राइटिंग, व्हाट, फॉर होम, फॉर हाउ, कि आप क्यों लिखना चाहते हो, किसके लिए लिखना चाहते हो और किस प्रकार से लिखना चाहते हो। तो पहले आपको क्या करना, प्री थिंकिंग करना है, पहले अपनी थिंकिंग बनानी है कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, किसके लिए लिखना है, किस
प्रकार से लिखना है, ये सारा आप पहले सोच लोगे। देन उसके बाद गैदर इन्फॉर्मेशन करोगे, जो भी उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी को आप कलेक्ट करोगे, डाटा लोगे जगह जगह से, या कह सकते हैं कि आप रिलीवेंट जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है वो सारे फैक्ट डाटा इन सभी को आप कलेक्ट करोगे, चाहे आप केस स्टडीज़ करोगे, चाहे कहीं से एग्जाम्पल देखोगे। कहने का मतलब है आप ऑल थ्रू मतलब अपना स्किल लगा के हर तरीके से बस आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको करना है कि आप कौन से मीडियम का यूज़ करके अपने आप को प्रेजेंटेशन करोगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे, या आप का जो राइटिंग है वो किस तरीके से आप उसमें शो करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेज इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, वन मस्ट प्रिपेयर एन आउटलाइन। कि ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, एक आउटलाइन, एक बोलते हैं ना प्री राइटिंग कर लो या एक नोट बना लो, उस तरीके से आपको इनका करना है। स्टेप 2 आएगा राइटिंग है, जिसमें आप इसको राइट करोगे, राइटिंग द रिपोर्ट विद द स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक ऑडियंस इन वन माइंड। आपको क्या करना है, उसके बाद रिपोर्ट को राइट करना है, जो आपका स्पेसिफिक पर्पस है या स्पेसिफिक जो ऑडियंस है उनके माइंड के अकॉर्डिंग, उनके जो भी आप नीड्स पूरा करना चाहते हो उन सभी के लिए आप राइटिंग करोगे। चूज़ करोगे सिंपल से सिंपल वर्ड को, और हेडिंग बना के, सब हेडिंग बना के आपको शॉर्ट वे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिविटी है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो आपका वर्ड का जो एक टोन है, वॉइस है, वो सारा एक मैनर में होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से, मतलब कह सकते हैं आपको एक इफेक्टिव वे दिखाना है अपने आप का। आपका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है आपको। तो ये सारा जो आपका पॉइंट है वो आपका कंप्लीटेड फॉर्म में होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। कंप्लीटिंग इसका जो स्टेज 3 है वो कंप्लीटिंग है, जिसमें आप क्या करोगे, अपने कंटेंट को एक बार रिवाइज करोगे, एक्सेस करोगे चीज़ों को, या देखोगे कि आपका जो मीडियम है वो प्रॉपर वे है या नहीं है, आपने जो भी चीज़ों का यूज़ किया है वो अपने प्रॉपर मैनर में है या नहीं, उसमें कोई पॉइंट तो नहीं है जो आपका रह गया, या जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था या इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो आपको करना था वो कुछ कमी रह गया। तो इसमें क्या करोगे, आपका जो एक राइटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, बस आपको ये देखना है कि आपका कोई कमी तो नहीं रह गया, कोई छूट तो नहीं गया। तो इस तरीके से आप सारी चेक कर लोगे कि आपका जो राइटिंग है वो काफ़ी प्रॉपर वे में है, कंसाइज है, मतलब हर तरीके से वो प्रॉपर है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। उसके बाद क्या करोगे, आप रिपोर्ट को डिलीवर कर दोगे, जो भी आपका जो रिसीवर है वहाँ तक आप मीडियम का यूज़ करके, अप्रोप्रिएट मीडियम का यूज़ करके आप उसको पहुँचा दोगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा कंप्लीटिंग का पॉइंट। इसके साथ ही हमारा जो हमारा टॉपिक था राइटिंग स्किल्स के बारे में, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है, और साथ ही हमने स्टेप भी देख लिया। ऑलमोस्ट हमने ये जो यूनिट 5 है इसको हमने इस वीडियो के थ्रू पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारा जो पॉइंट है वो हमारा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आप अब इजीली कर सकते हो वीडियो को समझ के। सारे जो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम है उसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, एंड साथ ही अच्छे मार्क्स गेन्स कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, जो भी इस वीडियो से आप सभी ने समझा है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक में। आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज मिला होगा, एंड जो मेरा एक वीडियो बनाने का एक जो मोटिव था वो आई थिंक मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक को काफ़ी पार्ट्स बना के मैंने काफ़ी प्रॉपर वे में अपनी तरफ से पूरा 100% दे के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई कमी रहती है, कोई सजेशन रहता है, तो आप मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आपका सजेशन जो है या आप जो भी कमी है मेरी वीडियो में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से सही कर सकूं। तो कोई भी सजेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट के थ्रू करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरी लास्ट वीडियो है जो कि कम्युनिकेशन क्लास की थी। इसके साथ ही जो कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, मैंने सभी कॉन्सेप्ट को, सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से अपना 100% दे के आपको समझाया है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएं। तो फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन काफ़ी अप्रिशिएट करता है वीडियो को मेक करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होता है, और हमने सब कुछ इसमें कंप्लीट किया है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। प्लेलिस्ट को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और इसी के साथ ही बीकॉम की आपकी जो नेक्स्ट जो एक सब्जेक्ट है, जो कि मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का स्टार्ट कर रखा है, तो वो भी ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, और वीडियो को ज़रूर अपना सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो उसका ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरी तरफ से, तो उसको ज़रूर बताएं आप कमेंट के थ्रू।
तो ये हमारे यूनिट नंबर 5 था जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसका जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने इसका मीनिंग किया था, तो यूनिट नंबर 5 के 2 वीडियो बनी हुई है, 2 पार्ट है इसके जिसमें हमने इसको क्लियर किया, क्योंकि एक वीडियो में तो कवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं उसको बिल्कुल ही ऊपर ऊपर ही बताऊँगी तभी होगा, बट मैं ऐसा बताना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ काफ़ी, चाहे वीडियो के कितने भी पार्ट बने, बट मैं आपको काफ़ी ब्रीफली वे में बताना चाहती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो यूनिट नंबर 5 के 2 वीडियो बने हुए हैं जिसमें हमने यूनिट 5 को कवर किया है। तो वीडियो को ज़रूर देखें और इसके यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारे वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपका सब्जेक्ट का एक कमांड बन जाएगी, एक अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो हमारा आज की ख़त्म हो गया। हमारा कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट था ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।